नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज वैली बाय आनंद शंकर के ऊपर। और आज हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो हिस्ट्री सेगमेंट के अंदर, जो कि है द नेशनलिज्म इन इंडिया का लेक्चर नंबर 3। अब तक जो बातें हमने समझी हैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था और इसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने किन किन आंदोलनों को करा, किस तरह से इसको स्थगित करना पड़ा, फिर इसको बड़े पैमाने पर कैसे करने की कोशिश की गई, एक प्लानिंग की गई, एक नए तरह से शुरुआत की कोशिश की गई, क्या थी ये बातें, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रॉलेट एक्ट का, जो कि 1919 में लाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा इंपीरियल जो कानून था उसको लागू किया गया था। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा इसको लागू किया गया था। बावजूद इसके कि जो भी भारतीय सदस्य इसमें शामिल थे उन्होंने इस कानून का पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि ये भारतीयों की जो राजनीतिक शक्ति थी उसको दबाने की कोशिश थी। हम समझेंगे क्या था इसके अंदर का मुख्य प्रावधान। साथ ही साथ ये बहुत जल्दबाजी में इस कानून को लाया गया था। इस कानून के अंदर प्रावधान यह था कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि को सरकार कुचलने की शक्ति रखती थी। मतलब किसी तरीके का राजनीतिक विरोध हो या राजनीतिक रैली हो, कोई भी राजनीतिक धरना हो, कुछ भी तरह का राजनीतिक प्रोग्राम हो, उसको सरकार दबा सकती थी, खत्म करने की कोशिश कर सकती थी। ये शक्ति किसके पास निहित कर दी गई? सरकार के हाथ में, जो किसके हाथ में थी उस समय? ब्रिटिशर्स के हाथ में। अब बात करते हैं दूसरा, जो इसके अंदर प्रावधान यह था कि किसी भी राजनीतिक कैदी को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल के अंदर बंद रखा जा सकता था। मतलब ना खाता ना बही, जो वो कहे वही सही, ऐसा कोई सिस्टम उन्होंने लाने की कोशिश करी थी। किसके जरिए? रॉलेट एक्ट के जरिए। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी 1918 के अंदर बहुत सारे जो जन आंदोलन थे उसका नेतृत्व कर चुके थे और उसमें उन्हें खासी सफलता मिल चुकी थी। इससे ओतप्रोत महात्मा गांधी ने इसके भी विरोध की बात सोची और इसके विरोध के लिए भी उन्होंने उसी अहिंसात्मक जो उनका रवैया था उसी को अपनाया। उन्होंने यह विचार दिया कि अहिंसक तरीके से नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाए, जिसके तहत हम सामने वाले को डायरेक्ट, जो कहते हो ना, सीधे रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस हम उनके आज्ञा की अवहेलना करेंगे। अवज्ञा मतलब आज्ञा की अवहेलना। आई मीन टू से, कहने का यह अर्थ था वहां पर कि जो अंग्रेजी सरकार हुकूमत जो है, जो कोई भी ऑर्डर देगी हम उसको मानेंगे नहीं। जैसे कि जो भी उन्होंने एक वो करा, आह्वान करा कि जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत के लिए, वो काम पे ना जाएं। रेलवे कर्मी या फिर जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भी नौकरशाही व्यवस्था के अंदर आने वाले लोग हैं जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं या फिर कोई और भी तरह से सरकार की मदद कर रहे हैं, उनसे यह अनुरोध किया गया या आह्वान की गई कि भाई आप इस सब से खुद को अलग कीजिए और सरकार के आदेशों की अवहेलना कीजिए। इसके लिए अहिंसात्मक जो है तरीका रवैया अपनाइए। अब बात ऐसी थी कि 6 अप्रैल 1919 को इस तरह के आंदोलन को शुरुआत होनी थी, जो कि शुरू भी हो गई। बहुत तरह का रेल हड़ताल, सिविल सर्विस ने हड़ताल किया, दुकानें बंद हो गई, सारी मार्केट सन्नाटा, सब कुछ एकदम सन। क्योंकि उस समय तक ये जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं एक जन नेता के तौर पे उभर चुके थे और इनकी छवि काफी बेहतर हो चुकी थी और लोग जो त्रस्त थे इस अंग्रेजी हुकूमत से वो इनके साथ आते चले गए। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो पीपल थी हमारी उस समय की जो कॉमन पीपल थे वो इससे त्रस्त ही थे, क्योंकि उस समय इनका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। तो सारे साथ आ गए, सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन बात हुई ऐसी कि अंग्रेजी हुकूमत को यह बात हजम नहीं हुई। भाई कैसे हजम हो? तुम क्या कर रहे हो? जो हम तुम्हारे जो काम करने वाले हैं, तुम उनको, मतलब उनके लिए जो काम करने वाले हो, तुम क्या कर रहे हो? उनको भड़का रहे हो। ठीक है, कह रहे हो कि तुम उसका काम ही मत करो। इस ढंग से क्या होना था? विरोध तो होना ही होना था। तो भाई अंग्रेजी हुकूमत ने इस चीजों को, इस तरह के जो विरोध हो रहे थे, इसको बर्बरतापूर्ण तरीके से दबाने की पुरजोर कोशिश की। ऐसा नहीं कि बस रिक्वेस्ट करा, ऐसा कुछ नहीं, पूरी तरीके से उसने पुरजोर कोशिश करी इस चीज को दबाने की। इस कड़ी में उन्होंने बहुत सारे जितने भी आंदोलन हो रहे थे उसके ऊपर क्या करा, सेना के थ्रू जो बलपूर्वक प्रयोग करवाया। यहां तक कि 10 अप्रैल को एक जो प्रोसेशन था, शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था विरोध का, उस पर गोलियां भी चलवा दी गई। आपको पता होगा 13 अप्रैल 1919, जिसको कोई भूलने की जरूरत तो नहीं करेगा अपने यहाँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि एक कुख्यात घटना है हमारी
हिस्ट्री की, जिसको हिस्ट्री की परत से हटा पाना नामुमकिन सा है, कुछ इस तरह की घटना वो हुई थी। क्योंकि ये बहुत, इसको प्रख्यात तो नहीं कहोगे, कुख्यात ही कहोगे, क्योंकि एक काला धब्बा है हमारे लिए कि हमारे यहाँ इस तरह की घटना हुई। आपको जब ये 10 अप्रैल को इस तरह की घटना हुई, जब एक शांतिपूर्ण प्रोसेशन के ऊपर गोली चला दी गई, उसके बाद शहर में मार्शल लॉ इंप्लीमेंट किया गया। मार्शल लॉ कुछ और नहीं, बस इसको ऐसे समझो कि भाई कर्फ्यू की तरह, सिर्फ कर्फ्यू है, इसके अंदर किसी भी तरीके से पूरा का पूरा जो शक्ति है वो सेना के हाथ में है, ठीक है। और इसकी जो कमान थी वो किसके हाथ में थी? जनरल डायर। इसको भी भूलोगे क्या? आई डोंट थिंक सो। एक छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भी आज याद होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, और इसके पीछे जो जिसका असल दिमाग था वो भाई कौन था? तो जनरल डायर था। अंग्रेजी सरकार ने उसे पूरी छूट दे रखी थी कि भाई आपको जैसे भी करना है, बस इस चीज को दबाने की आपको कोशिश करनी है, और उसने इसका पूरा गंदा इस्तेमाल करा और इतने बड़े सामूहिक हत्याकांड को उसने अंजाम तक पहुंचाया। तो 10 अप्रैल को हुआ क्या? शांतिपूर्ण प्रोसेशन पे हमला हुआ। 6 अप्रैल से हड़ताल शुरू हो गए थे। सीक्वेंस को समझिए, आपने पहले भी जाना है 6 क्लास का, जब हमने बात किया था हिस्ट्री के अंदर, वहां पे हमने एक वर्ड समझाया था, अमित शाह जी बराबर यूज करते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए। तो यहाँ क्रोनोलॉजी समझिए, सीक्वेंस वाइज स्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। अब तक हम कहाँ थे? 1918 में, 1919 के अभी और आएंगे एक जगह, जब हम बैक स्टेप लेंगे फिर समझेंगे। मार्च में कुछ बातें और हुई थी जो कोरिलेट होगी आगे, फिर आगे क्या होना है वो अगले वीडियो की बात होगी। खैर, आते हैं वापस से। 6 अप्रैल को हड़तालें शुरू हुई, उससे पहले आह्वान वगैरह जो भी किए जाने से सारे किए गए। फिर क्या हुआ? 10 अप्रैल को एक शांतिपूर्ण प्रोसेशन पे हमला हुआ, गोलीबारी की गई। अब क्या हो रहा? 13 अप्रैल को, उस समय वैसाखी का मेला लगता था जालियांवाला बाग में, तो बहुत सारे आसपास के गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए थे। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, वो भी वहां इकट्ठा थे, क्योंकि ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था, तो कोई विरोध की बात नहीं थी, सब बस आपस में बैठकर विरोध करने को इकट्ठा हुए थे। और कुछ लोग थे, मैक्सिमम लोग ये थे जो बैसाखी का मेला घूमने आए थे। और जो वो लोग गाँव के आए थे जो इस लॉ का विरोध भी कर रहे थे, उनको इस बात की कोई इल्म नहीं थी कि शहर में मार्शल लॉ लग चुका है, यानी कि कर्फ्यू वगैरह इंप्लीमेंटेड है, ये उनको जानकारी नहीं थी। जनरल डायर ने क्या किया? जालियांवाला बाग के बारे में आपको एक और बात पता हो तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है और निकलने का रास्ता एक छोटा और संकीर्ण था, जहां पर जनरल डायर ने खुद मोर्चा संभाला, और जो उसके सिपाही थे जो उसके अंडर में थे, उसको उसने यह परमिशन दे दी कि सामने गोली चला दो। आपको पता, सैकड़ों निशंस लोगों की हत्या हुई, कितने लोग घायल हुए इसके अंदर, जालियांवाला बाग के हत्याकांड के अंदर, एक काला धब्बा हमारे इतिहास का। तो अब तक इतने कांड हो चुके हैं। जब ये कांड हुआ, जालियांवाला बाग कांड हुआ, तब पूरी तरीके से स्थिति बदल गई। लोगों में जो रोष था वो और चरम पर आया। सरकारी बिल्डिंगें तोड़ी जाने लगे, जितने भी सरकारी मशीनरी थे सबको तोड़ा जाने लगा। आगजनी, हमला वगैरह वगैरह, बहुत तरह की स्थिति एकदम भयावह हो गई, हिंसक हो गई, क्योंकि जनरल डायर ने जो कदम उठाया वो काफी गलत तरीके से उठाया गया कदम था, और कितने लोगों की हत्या कर दी। जो निहत्थे थे, जो निर्दोष थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि बहुत सारे जो लोग मेला घूमने आए थे उन्हें क्या इल्म जो चल क्या रहा। भाई ऐसा था कि ये जो विरोध चल रहा था रॉलेट एक्ट का, ये शहर और कस्बों तक ही सीमित था, गांव के लोगों को इसके बारे में उस समय तक जानकारी नहीं थी। ये बात आगे आप समझिएगा। तो भाई जिसको कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, आपने उसकी हत्या कर दी, इसके विरोध में काफी भयावह स्थिति हो गई। जनरल डायर जो थे भाई, इनका जो विचार था इसके बारे में, जनरल डायर का जो विचार था इसके बारे में, इसने काफी गंदे सोच के साथ इसको इंप्लीमेंट करा था। उसका सोचना ऐसा था कि भाई हम एक मोटिव क्रिएट करेंगे, एक नैतिक शिक्षा देने जा रहे हैं सत्याग्रहियों को कि वो इस तरह का कदम नियर फ्यूचर में अब ना उठा पाए। मतलब ये था कि इसका जो इरादा था वो था दहशत कायम करने का। लोगों के अंदर जो सत्याग्रही थे, जो लोग थे जो इसके विरोध में थे रॉलेट एक्ट के, उनके मन में इस तरह से भय उत्पन्न करने का इसका विचार था कि वो वापस से इस तरह की एक्टिविटी में संलग्न ना हो। मतलब गंदी मानसिकता वाले लोग थे, बस उन्हें रिप्रेस करना जान रहे थे वो। समझ रहे हो बात को? चलो आगे आते हैं और कुछ और बातों की जिक्र करते हैं। इसी बीच एक और इंसिडेंट हुआ, पंजाब के गुजरावाला जगह पे गांव है ये एक, यहाँ बम भी बरसाए गए थे। इतने सारे इंसिडेंट के बाद हुआ क्या भाई? इतने सारे इंसिडेंट के बाद हुआ ऐसा कि गांधी जी को समझ में आया कि अब इस आंदोलन को, अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को ये जो है इसको क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो गया ये। गाँव में ये हिंसक प्रदर्शन होने लगे,
बताया ही, सरकारी मशीनरी वगैरह को तोड़फोड़ किया गया, बहुत लोग मारे गए, यहाँ तक कि जो सत्याग्रही थे, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, उनको नाक रगड़ने तक पर मजबूर कर दिया गया। जो अंग्रेज हाकिम वगैरह हुआ करते थे, जो जनरल वगैरह जैसे है, कोई बड़े पोस्ट पे लोग हैं, उनको सलाम ठोका जाने के लिए उनको प्रताड़ित किया गया, जबरदस्ती उनसे ऐसा करवाया गया, कोड़े बरसाए गए, बहुत बुरी तरीके से, विभत्स तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। तो इन सब चीजों को देखकर गांधी जी ने क्या सोचा कि अब समय है कि इसको रोक दिया जाए। तो अब क्या हो रहा है भाई, तो रॉलेट टैक्स के विरोध में जो बातें चल रही थी, जो विरोध चल रहा था, उसको अब रोक दिया गया है। क्यों? क्योंकि इतनी घटनाएं हो चुकी। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो पॉइंट को और समझ के आज की बातों को रोकेंगे। अब गांधी जी के समय में एक चीज आ गया, क्या क्या आया, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये जो विरोध था रॉलेट एक्ट का, वो शहर और कस्बों तक ही सीमित रह गया, गांवों तक नहीं पहुंच पाया। बड़े पैमाने पर था ये, फिर भी ये जड़ों तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो आबादी है वो मैक्सिमली कहाँ रहती है, रेजिडेंट करती है, कहाँ की आवासी निवासी है हमारे देश की, गाँव की। तो गाँव तक तो ये विरोध पहुंच ही नहीं पाया, गाँव के लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाए। तो गांधी जी को इस बात की समझ आने लगी अब कि भाई इस तरीके से विरोध से नहीं होगा, एक और इससे भी बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। और इसके लिए जरूरत है कि भाई हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी जो है ये पहले साथ आए, और इसके लिए उस समय एक ज्वलंत मुद्दा भी मौजूद था इनके पास, मतलब एक ऐसा मोटिव था जिसके जरिए मुस्लिमों को इस आंदोलन से जोड़ा जा सके। हुआ क्या था भाई, तो उसके समझने के लिए हम समझते हैं कि अभी अभी क्या खत्म हुआ है भाई, प्रथम विश्व युद्ध 1918 के अंदर। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध में एक ऑटोमान टर्की की बात कर रहे हैं, जो अपने एनसीईआरटी में बात किया गया इसका। वहां का जो खलीफा था, वहां का जो सम्राट था, उसको खलीफा कहते थे, और वो इस्लामिक जो ये इस्लामिक धर्म है, इस्लाम, उसका सर्वोपरि नेता था। ठीक है, खिलाफत समझिएगा आप आगे, तो खलीफा होने के नाते यानी कि इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर, इस्लामिक जो धर्म जो है इस्लाम, इसका सबसे बड़ा लीडर कौन था? ऑटोमान टर्की का सम्राट, जिसको क्या कहते थे ये लोग? खलीफा। तो हुआ क्या था, तो भाई ऑटोमान टर्की हार चुका था विश्व युद्ध के अंदर, और अब ऐसी बात थी कि उसके ऊपर एक ऐसी संधि थोपी जाएगी, शांति संधि, जिसके अंदर उसके सारे ताकत को छीन लिया जाएगा और उसको मजबूर किया जाएगा एक गुलाम की तरह रहने पर। इसके विरोध में अंदर ही अंदर मुस्लिम लोग भी भड़क रहे थे, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मार्च 1919 में ही बंबई में एक खिलाफत कमेटी की गठन की थी मुस्लिम लोगों ने। मुस्लिम जो नवयुवक नेता थे, उन्होंने किसके लिए, तो भाई अपने जो वो इस्लामिक हमारे लीडर है उसका, खलीफा, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके ऊपर जो इस तरह की संधि थोपी जानी है उसको, उसके विरोध में। तो गांधी जी के पास एक मोटिव आया कि इस खिलाफत की कमेटी जो है, इसका जो मोटिव है खलीफा को इस तरह के संधि से बचाने की, क्यों ना इसको और हमारी जो स्वराज की मांग है, इन दोनों को आपस में जोड़कर एक तरह से हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को साथ लाकर हम क्या करें, अंग्रेजों का विरोध करें। और इस अंग्रेजी शासन के खिलाफ जब हमारी एकजुटता बढ़ेगी, तब क्या होगा भाई, हमारा जो मोटिव है वो ज्यादा फोर्सफुली, ज्यादा इंपैक्टली सामने आएगा। तो भाई खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख नेता, जिसके नाम में आप शायद आप जानते भी हो इनके बारे में, अली बंधु। ये अली बंधु कौन है भाई, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो खिलाफत आंदोलन के दो प्रमुख चेहरे थे। इनकी बातचीत हुई किसके साथ? गांधी जी के साथ। और इस बात पर इनसे पहले सलाह मशवरा हुआ, इनके साथ सहमति बनी कि ये लोग इस तरह से सपोर्ट करेंगे, अगर गांधी जी खिलाफत का सपोर्ट करेंगे तो ये लोग भी सविनय अवज्ञा का सपोर्ट करेंगे, सीधी सी बात है, स्वराज का सपोर्ट करेंगे। तो खिलाफत और स्वराज की भावना को साथ लाकर गांधी जी के मन में विचार चला कि इस दोनों को साथ लेकर तब सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाए, यानी कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है, इन दोनों को साथ लेकर किया जाए। अब इसके लिए जरूरी ये था कि जो भाई कांग्रेस है, जिससे गांधी जी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कुछ भी कह लो, उसकी भी सहमति अब चाहिए। उसकी सहमति के लिए भी बहुत सारे की बातें हुई, कांग्रेस के अंदर बहुत तरह की दिक्कतें आई इस बात को मनवाने में कि भाई खिलाफत कमेटी को हम अपने साथ लेकर इस तरह के आंदोलन में जुटेंगे और सही से प्रचार प्रसार करेंगे, गांवों तक पहुंच बनाएंगे, ताकि हमारा विरोध जो है वो और पुख्ता हो सके। इस बात को गांधी जी ने प्रपोज करा 1920 सितंबर के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर। तब जाकर सहमति बनी इस बात पे, और ये खिलाफत कमेटी और कांग्रेस ये दोनों साथ में मिलकर अब इस बात पर राजी हुए कि ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और गांवों तक इसकी पहुंच को मजबूत करेंगे। और इस तरह से
आगे हम समझेंगे कि किस क्या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कैसे बातें आगे बढ़ी। अब तक के लिए हमने जो बातों को समझा है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई रॉलेट एक्ट जो इंपोज किया गया वो क्या था, उसके इम्पैक्ट क्या होने वाले थे, महात्मा गांधी का क्या विचार था, उन्होंने किस तरह का कदम उठाया, और जनरल डायर के वजह से किस तरह की घटनाएं हुई, खिलाफत कमेटी को क्यों जोड़ा गया, ओटोमन तुर्की के खलीफा के का जो संधि होना था उसका एक युद्ध संधि जो होता है, क्योंकि वो हार चुके थे, उसके ऊपर एक इंपोज किए जाने की बात आ गई थी। उस बात को लेकर इस खिलाफत कमेटी बना था, कहां पे, मुंबई के अंदर, उस समय के बंबई के अंदर मार्च 1919 में खिलाफत अली बंधु जो थे वो क्या थे, इसके प्रमुख नेता थे। तो इन सब के बीच सहमति बनी थी और कुछ इस तरीके से आगे हमारा बढ़ रहा नेशनलिज्म इन इंडिया। और आगे हम समझेंगे थोड़े डिटेल में जब हम बात करेंगे, फिर आगे आएगा अपने पास नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में कि इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी, फिर आगे समझेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब तक के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आगे भी इस तरह का सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम इस तरह के और वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।